Assalamu alaikum guys, how are you all? I hope all of you must be doing very well at your homes. So in this video I am going to discuss Henrik Ibsen as a dramatist. In the previous video I have discussed the biography, literary career, literary works of Henrik Ibsen. तो आज की वीडियो में हेनरिक इब्सन को एज अ ड्रामेटिस्ट डिस्कस करेंगे. इसका हाफ पार्ट मैं पहले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ. इसके अंदर हमने बेसिकली इस क्वेश्चन से रिलेटेड लिटरेरी वर्क के बारे में डिस्कस किया था कि वो उसके लिटरेरी वर्क कैसे थे, उसने राइटिंग स्टाइल लिखना कहाँ से स्टार्ट किया था, किन किन राइटर से वो इंस्पायर्ड था. ठीक है, तो ये उसका सेकंड पार्ट है. वो जो फर्स्ट पार्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. अब हम डिस्कस करते हैं हेनरिक इब्सन का जो सेकंड पार्ट है इसके ये इस क्वेश्चन का, दैट हाउ ही वाज अ नॉर्वेजियन ड्रामाटिस्ट, या इसे फादर ऑफ रियलिज्म या फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा क्यों कहा जाता है. ठीक है, और इन दिस वीडियो आई एम आल्सो गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट कोटेशन जो डिफरेंट राइटर्स ने इसके बारे में कही थी. इसके थीम्स के बारे में देखेंगे, हम इसके राइटिंग स्टाइल के बारे में देखेंगे. सो लेट्स बिगिन. तो जो हेनरिक इब्सन, ये मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं इसके राइटिंग स्टाइल के बारे में. ठीक है, ये ओवरऑल यानी हमने पढ़ा, ये इसने तकरीबन आलमोस्ट 25 प्लेस फुली सक्सेसफुल प्लेस लिखे. ठीक है, और 145 प्लेस के अंदर तो एज अ डायरेक्टर भी रह चुका है. इसने डिफरेंट थिएटर्स के अंदर काम किया था. तो उसके अंदर जो ओवरऑल इसकी राइटिंग स्टाइल हमें देखने को मिलता है, ये यहाँ मैंने मेन पॉइंट्स लिखे हैं. ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके पॉइंट्स को. ये क्या करता था, डायनेमिक स्टाइल ऑफ राइटिंग यूज़ करता था. डायनेमिक का मतलब होता है चेंजेबल स्टाइल ऑफ राइटिंग, यानी एक किसी के इसका जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है वो चेंज होता चला जाता है. ठीक है, अब अपनी राइटिंग स्टाइल के अंदर ये कोलोगुअल डायलॉग्स यूज़ करता था टू क्रिएट अ रियलिस्टिक ड्रामा. कोलोगुअल डायलॉग्स यूज़ करता था उसके अंदर एक रियलिस्टिक टच देने के लिए, ताकि जो भी रीडर है वो उसे पढ़े. कोई भी जब हम कोई भी लिटरेरी वर्क पढ़ते हैं ना, तो ये उस राइटर की सक्सेस मानी जाती है कि उस वर्क को पढ़ने के बाद जो रीडर ये समझे कि ये हमारी ही अपनी लाइफ को डिपिक्ट किया गया है. तो फिर जो राइटर की राइटिंग स्टाइल इस तरह होती है कि वो सक्सेसफुल मानी जाती है. नेक्स्ट है, ही एक्सप्रेस द फ्लाज ऑफ सोसाइटी, कन्फ्लिक्ट एंड इनर बैटल्स. तो इसके राइटिंग स्टाइल के अंदर हमें फ्लाज ऑफ सोसाइटी देखने को मिलती हैं, इनर कन्फ्लिक्ट और इनर बैटल्स ऑफ इस करैक्टर हमें देखने को मिलते हैं. फ्लाज ऑफ सोसाइटी किस तरीके से कि सोसाइटी के अंदर कोई भी ऐसी जो फ्ला चल रहा है, ये उस बात को रियलिस्टिक टच दे के हमें अपने वर्क्स के अंदर दिखाता है. He portrays his characters in the sense of gaining freedom. A Doll's House is the best example of it. तो कैसे हैं कि ये गेनिंग फ्रीडम, जो इसके करेक्टर्स हैं वो फ्रीडम चाहते हैं, अपनी बोर्ड लाइफ से बाहर निकल के अपनी सोसाइटीज़ की जो लाइफ है उससे बाहर निकल के फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं, यानी कुछ न्यू चेंज चाहते हैं. तो जो डोल्स हाउस है इसका प्ले इसकी एक बेस्ट एग्जाम्पल है. नेक्स्ट है, रियलिज़म का टच देता था. तो रियलिज़म तो हमें इसके तकरीबन काफ़ी वर्क्स के अंदर देखने को मिलता है. हेडा कैपलर लगा लो, या डोल्स हाउस के बारे में बात कर लें, या गोस्ट के बारे में बात कर लें, व्हेन वी डेड अवेकन के बारे में बात करें, तो रियलिज़म तो इसे फादर ऑफ रियलिज़म इस वजह से कहा जाता है. ठीक है, रियलिज़म बहुत देता है अपने वर्क्स के अंदर. शो वेरियस सोशल पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल मैसेजेस थ्रू प्लेस. तो अपने प्लेस के अंदर वो ज़ाहिर सी बात मैंने बताया ना, जब इसने रियलिज़म को बता दिया तो डेफिनेटली कि वो सोशल पॉलिटिकल एस्पेक्ट को भी लेगा, जैसे कि इसने गैलीलियन के अंदर लिखा, सोशल एस्पेक्ट को भी लेगा, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को भी डिस्कस करेगा थ्रू हिस प्ले, और फिर कुछ मैसेजेस भी हमें कन्वे करता है इसके अंदर. नेक्स्ट है, स्टोरीज शो हिज चाइल्डहुड स्ट्रगल. ठीक है, और इसकी चाइल्डहुड स्ट्रगल, इसने अपने चाइल्डहुड स्ट्रगल को बताते हैं कि किस तरीके से इसने हार्डशिप्स फेस की थी अपने चाइल्डहुड के अंदर. तो जो गोस्ट है इसकी एक बेस्ट एग्जाम्पल, जो गोस्ट इसका एक प्ले था. शोज़ एल्कोहलिज्म इन हिज करेक्टर्स. ठीक है, एल्कोहलिज्म यूज़ करते हैं यानी अपने करेक्टर को इस तरह दिखाते हैं कि वो एल्कोहल का यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू डिप्राइव फ्रॉम हिज रियलिटी. ठीक है, रियलिटी से दूर जाने के लिए वो करेक्टर्स के अंदर कुछ एल्कोहलिज्म का कॉन्सेप्ट देता है, जैसे कि लव बर्ड का जो करेक्टर है हेडा गैबलर के अंदर सोशल इश्यूज़ को बताता है. ठीक है, सोशल जीना, डोल्स हाउस, हेडा गैबलर इसकी बेस्ट एग्जांपल है जिसके अंदर वो सोशल इश्यूज़ को बता रहा है अपने वर्क्स के अंदर. टॉक्स अबाउट फेमिनिज्म एज वेल एज पेट्रियार्की. तो फेमिनिज्म के बारे में बात करता है और एट द सेम टाइम पेट्रियार्की के बारे में बात करता है. तो जो हेडा गैबलर इसकी बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, या हम कह सकते हैं डोल्स हाउस भी एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है. ठीक है, डोल्स हाउस और हेडा गैबलर के अंदर दोनों ही की जो वुमेन है ना, तो जो
वोमेन हैं वो चाहती हैं आज़ादी, फ्रीडम चाहती हैं, और वो किसी भी पेट्रार्की को एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। स्पेशली हेडा का जो करैक्टर दिखाया गया है वो कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती कि वो किसी के कंट्रोल के अंदर हो। दैट्स वाई कि वो एट द एंड ऑफ द प्ले वो सुसाइड कर लेती है। रिलीजन के बारे में ये लिखता है अपने वर्क्स के अंदर। इसके वर्क्स के अंदर क्या करता है, ये प्रॉब्लम प्लेस प्रोड्यूस करता है, जिसके अंदर हमारे पास कुछ ट्रेजिक एंड होते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम प्लेस इसके वर्क्स को कहा जाता है कि इसने जो प्लेस परफॉर्म किया उसे प्रॉब्लम प्लेस भी कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ट्रेजिक एंड होते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब ट्रेजिडी होगी तो कोई ना कोई फ्लॉ होगा, और जब हम डिस्कस करते हैं ज़्यादा मॉडर्न, तो जब भी मॉडर्न का वर्ड आ गया तो इट्स मीन कि जो अब मॉडर्न इरा के अंदर जो राइटर का लिखने का वे है वो चेंज हो चुका है, उनके करैक्टर्स बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। उनके करैक्टर के अंदर अब कोई गॉड या गॉडेस से किसी का कोई अमल दखल नहीं होता, अब सिर्फ होता है उनके फ्लॉज ऑफ करैक्टर्स, ठीक है। और अपने वर्क्स के अंदर एक मिनट, ये अपने वर्क्स के अंदर हमें साइकोलॉजिकल इश्यूज भी दिखाता है। साइकोलॉजिकल इशू के जो करैक्टर है वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होता है। सिंबोलिज्म का यूज़ करता है, हेडा गैबलर के अंदर इसने सिंबोलिज्म का यूज़ किया था। तो ये तो था हमारे पास राइटिंग स्टाइल ऑफ हेनरिक इब्सन। अब हम इसके करैक्टर्स के बारे में देखते हैं। ओके तो जो हेनरिक इब्सन कैरेक्टर यूज़ करता है वो मिडिल क्लास कैरेक्टर लेता है, ठीक है। इसके करैक्टर के अंदर हमें फ्रीडम देखने को मिलती है, जैसे कि गैबलर का करैक्टर हो गया नोरा, गैबलर का करैक्टर, हेडा गैबलर लगाना है, गैबलर के अंदर जो हेडा का करैक्टर है, हेडा गैबलर के अंदर हेडा का करैक्टर है। नोरा हेल्मर का जो डोल्स हाउस के अंदर करैक्टर है, ठीक है। तो ये जो करैक्टर है, करैक्टर इसके फ्रीडम चाह रहे होते हैं, तो फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट देता है, यानी कुछ फेमिनिस्टिक बेस करैक्टर देता है, जैसे कि हेडा हो गई, नोरा हो गई। ये करैक्टर बेस्ड ऑन स्ट्रगल, डिस्ग्रेस एंड सेल्फ प्रॉब्लम्स पे बेस्ड होते हैं। कुछ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स देता है अपने करैक्टर्स के अंदर, यानी वो इस तरीके से कि ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम हिज हार्श चाइल्डहुड। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि अपने चाइल्डहुड से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड था, और इस वजह से जब वो करैक्टर लिखता है तो वो कुछ ऑटोबायोग्राफीज़ भी लिखता है, ठीक है। इसकी कुछ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है, वो जब करैक्टर को डिपिक्ट करेगा तो अपनी ऑटोबायोग्राफी को डिपिक्ट करेगा तो वो अपने करैक्टर्स के थ्रू ही करेगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ कोटेशन। ये जो कोटेशन वाला पार्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये आप अच्छे से याद रखिएगा कि जो भी कोटेशन होती है ना, जब भी आप क्वेश्चन स्पेशली तौर पे मास्टर्स का बीएस का क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो तो ये नेसेसरी होता है कि आप कुछ अच्छी यानी अच्छा इंपैक्ट करने के लिए आप कोटेशन ऐड करो। तो यहाँ मैंने कुछ कोटेशन ऐड की हैं, कुछ राइटर्स के ने जो इब्सन के बारे में कही हैं या इब्सन के राइटिंग स्टाइल के बारे में, आप अपने इसे क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट कोटेशन है, इब्सन खुद कहता है, इफ़ आई कैन नॉट बी माई सेल्फ इन वट आई राइट दैन द होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट लाइस एंड हम्बग। तो ये जो कोटेशन है ये इब्सन ने अपने राइटिंग स्टाइल के बारे में कही है, और इसके राइटिंग स्टाइल के अंदर जो हमने रियलिज्म का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है आप उसके अंदर इसे ऐड कर सकते हैं। वो कहता है कि इफ़ आई कैन नॉट बी माई सेल्फ इन वट आई राइट, कि मैं अगर अपने आप को ही नहीं डिपिक्ट कर सकता तो सारी वर्ड इसके लिए लाइज हैं, ठीक है। दैन द होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट लाइस एंड हम्बग। नेक्स्ट कोटेशन है वो भी इब्सन की ही है। वो कहते हैं, आई हैव रियली नेवर हैड अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सॉलिडेरिटी। तो वो कहते हैं आई हैव रियली, तो मैंने आपको डिस्कस किया कि ये एक डायनेमिक राइटिंग स्टाइल यूज़ करता है, ये कंट्रोवर्शियल राइटिंग स्टाइल यूज़ करता है। तो वो खुद ही कहता है कि आई हैव रियली नेवर हैड अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सॉलिडेरिटी, ठीक है। नेक्स्ट है एंटोन चेकोव, जो एक रशियन ड्रामाटिस्ट था, वो इसके बारे में कहता है, इब्सन इज़ माई फेवरेट राइटर। तो वो इसकी राइटिंग स्टाइल में इससे इंस्पायर्ड होकर कहता है कि इब्सन इज़ माई फेवरेट राइटर। तो इसके अलावा जो जॉर्ज बर्नर्ड शॉ था, जॉर्ज बर्नर्ड शॉ, जीबी शॉ जिसे भी कहते हैं, वो इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था। वो अपने आप को डिसिपल ऑफ इब्सन कहता है, क्योंकि वो इससे इंस्पायर्ड था और इसलिए वो अपने आप को डिसिपल ऑफ इब्सन कहता है। ये नेक्स्ट कोटेशन है, एक मिनट, ओके। सो जो नेक्स्ट कोटेशन है वो हमारे पास है, इब्सन की ही है। वो कहता है, आई रोट माई वेरियस बुक्स। ये जो इब्सन का राइटिंग स्टाइल था ना, ये कंट्रोवर्शियल स्टाइल था। इसके राइटिंग स्टाइल को इतना सपोर्ट इस वजह से भी नहीं किया गया था, यानी मैंने आपको बताया ना ये एग्ज़ाइल हो गया था, प्रीवियस वीडियो में इस बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये एग्ज़ाइल हो गया था और फिर ये जर्मनी और रोम चला गया था, और फिर इसके बाद इसने जो वर्क किए वो इसके फेमस वर्क्स थे। तो वो अपने राइटिंग स्टाइल के बारे में कहता है, अपनी प्रेजेंस के बारे में कहता है कि आई रोट माई वेरियस बुक्स, देयर इज़ नाउ अ फेयरली कम्पैक्ट क्राउड, बट आई माई सेल्फ एम नो लॉन्गर देयर, आई एम समवेयर एल्स, आई होप इन फ्रंट।
तो कंट्रोवर्शियल स्टाइल है कि एक हम कह सकते हैं कि ये चेंजेबल यानी डायनेमिक स्टाइल के बारे में वो कहते हैं कि आई माई सेल्फ एम नो लॉन्गर देयर, आई एम समवेयर एल्स। ठीक है, तो ये कहता है उसके बारे में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो एक कोटेशन और है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है, हेनरिक इब्सन इज़ अ जीनियस इन अ वे ही कैप्चर्स मैन एंड वुमेन। ये क्रिटिक्स ने कही थी इसके बारे में, एक राइटर है उसने कही थी, और उसके बारे में कहता है हेनरिक इब्सन इज़ अ जीनियस, या ए आएगा जीनियस इन अ वे ही कैप्चर्स मैन एंड वुमेन। ठीक है, इसको जीनियस कहा गया है। अब हम कुछ थीम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये जो मैंने अभी आपको कोटेशन बताई है, ये वाली लास्ट वाली, हेनरिक इब्सन इज़ अ क्वाइट जीनियस इन अ वे दैट ही कैप्चर्स मैन एंड वुमेन। तो पियर गेंट इसका एक वर्क है, उसका नॉर्वेजियन एक्टर एक रह चुका है, नॉर्वेजियन एक एक्टर था पियर गेंट, जो इसका वर्क जिसने परफॉर्म किया था, उसने इसके बारे में ये कोटेशन दी थी दैट हेनरिक इब्सन इज़ अ जीनियस इन अ वे दैट ही कैप्चर्स मैन एंड वुमेन। ठीक है, तो अब हम इसके लास्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ द थीम। अब हम थीम्स को डिस्कस करते हैं, अपने वर्क्स के अंदर कौन कौन से थीम देता है। ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करता है, लव ट्राइंगल के बारे में बात करता है जो हेडा गैबलर के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, अननेचुरल डेथ देखने को मिलती है, यानी इसके जो करैक्टर जब सुसाइड कर लेते हैं अननेचुरल डेथ, यानी नेचुरली तौर पे तो नहीं आती, यानी बाज़ औक़ात अननेचुरल डेथ वो दिखाता है। ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करता है, पेट्रियार्की के बारे में बात करता है, फेमिनिज्म के बारे में बात करता है, कुछ चाइल्डहुड एस्पेक्ट्स इसके राइटिंग स्टाइल के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो थे इसके कुछ फेमस थीम्स जो हमने डिस्कस किए हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में हमने राइटिंग स्टाइल ऑफ हेनरिक इब्सन, इसके करैक्टर्स, इसके मुख्तलिफ राइटर्स ने जो कोटेशंस दी हैं वो, और इसके थीम्स के बारे में डिस्कस किया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टुडेज़ वीडियो। अब हम ये हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है कि हाउ हेनरिक इब्सन वाज अ नॉर्वेजियन प्ले राइट, या इसे फादर ऑफ मॉडर्न रियलिज्म क्यों कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा क्यों कहा जाता है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेशन। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को। ख़ास दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।